गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना और विशाल बरगद का पेड़। रात का समय है। एक घना और पुराना बरगद का पेड़ दिखाई देता है जो गांव के किनारे स्थित है। माहौल डरावना है, हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। दो लड़के शराब के नशे में बाइक पर सवार होकर तेज आवाज में गा रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। उनकी बाइक झूमती हुई बरगद के पेड़ की ओर बढ़ रही है। लड़के नए हैं और गांव के किस्सों से अनजान हैं। ओ भाई ये गांव वाले भी बड़े डरपोक हैं और भूत प्रेत की कहानियां सुनते रहते हैं। अरे छोड़, हमें कौन रोक सकता है, ये सब बेवकूफी है। बाइक बरगद के पेड़ के पास पहुंचती है। अचानक दोनों की नजर पेड़ के नीचे खड़ी हुई एक लड़की पर पड़ती है। लड़की खूबसूरत है, लाल चूड़ियों और साड़ी में सजी हुई है। उसके हाथ में एक पर्स है, जैसे किसी वाहन का इंतजार कर रही हो। अरे ओ, इतनी रात को ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? कहीं कोई इंतजार कर रही होगी, मगर इस वक्त ओए, लगता है किसी ने बस छोड़ दी है। तो चल उसे बाइक पर बैठाते हैं। ओ सुन भाई, वो ऐसी सुंदर लड़की देखे भी तो अरसा हो गया, वो क्यों ना इसे अपनी कंपनी दे दे। सही कह रहा है, चल उससे बात करते हैं। दोनों लड़के बाइक रोकते हैं और उस लड़की से पूछते हैं, मैडम, वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? कहीं जाना है तो हम छोड़ देते हैं। घर लौट रही थी, लेकिन बस छूट गई। अगर तुम छोड़ सकते हो तो बहुत मेहरबानी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर हम किस लिए हैं। चलो बैठो आराम से। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लड़की दोनों लड़कों के बीच बैठ जाती है। दोनों लड़के हंसी मजाक और फूहड़ बातें करने लगते हैं, मगर लड़की पूरी तरह चुपचाप बैठी रहती है। और लगता है तुम्हारी शादी नहीं हुई है अब तक। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं। अरे कोई बात नहीं, हम किस काम के हैं, हम दोनों में से एक को ही चुन लो। लड़की सिर्फ मुस्कुराती है। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? लगता है शर्मा रही हो। कोई बात नहीं। दोनों लड़के ठहाके लगाते हैं। बड़ी देर तक लड़की कुछ भी नहीं बोलती है। क्या बात है, ये तो कुछ बोल ही नहीं रही। रास्ते में वे एक पुल के पास पहुंचते हैं। दूसरा लड़का अचानक देखता है कि लड़की के पैर बहुत लंबे हो रहे हैं और बाइक धीरे धीरे रुक रही है। लड़का घबराकर अपने दोस्त को बताने की कोशिश करता है, मगर आवाज नहीं निकलती। अरे बाप रे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? इस औरत के पैर लंबे कैसे हो रहे हैं? मुझे गंदे इरादे से लाए थे ना, अब इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं तुम्हें मार डालूंगी और खा जाऊंगी। लड़की अचानक एक भूतिया रूप ले लेती है और जोर से चीखती है। दोनों लड़के डर के मारे चिल्लाते हैं और बाइक से कूदने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की का भूत उन्हें पकड़ लेता है। दोनों लड़के डर के मारे कांपने लगते हैं और गिड़गिड़ाने लगते हैं। माफ कर दो हमें, हमें छोड़ दो, हम तुम्हें जो चाहोगी देंगे। अब मुझसे बचने का कोई रास्ता नहीं। तुमने मेरे साथ गंदी सोच रखी, इसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा। इस रास्ते से गुजरने वालों को मैं नहीं छोड़ती, और गलत इरादे वालों को तो बिल्कुल भी नहीं। लड़के की चीख रात के अंधेरे में गूंजने लगती है। माहौल भयानक है और दोनों लड़कों का अंत वही हो जाता है। लड़की की खौफनाक हंसी रात के सन्नाटे में गूंजती रहती है। गांव का चौक। गांव में एक नई हलचल है, क्योंकि विजय नाम का एक युवा लड़का गांव में आ रहा है। विजय एक ईमानदार और सरल स्वभाव का युवक है, जो पास के गांव में नौकरी मिलने पर यहाँ आया है। विजय अपने सामान के साथ चौक पर आता है। गांव के कुछ बुजुर्ग और स्थानीय लोग उसे घूरते हैं और आपस में फुसफुसाते हैं। लगता है ये लड़का नया नया आया है गांव में, और पहले कभी इसे देखा नहीं। हाँ, पहले कभी नहीं देखा इसे, और शायद किसी काम से आया होगा। हाँ, और कल मैंने इसे नई फैक्ट्री में जाते हुए देखा था, और शायद वही नौकरी करता है। हाँ, पर क्या इसे बरगद के पेड़ की कहानी पता है?
विजय पास खड़ा होता है और उनकी बातें सुन लेता है। वो उनके पास आता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या बातें कर रहे थे आप लोग? किसी बरगद के पेड़ के बारे में सुना मैंने। बेटा, हमारे गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ है जिस पर एक भूतनी का साया है। जो भी रात में उसके पास से गुजरा है वो वापस नहीं लौटा। विजय मुस्कुराते हुए उनकी बात को मजाक समझता है। अरे बाबा, ये सब किस्से कहानियां हैं। भूत प्रेत कुछ नहीं होते। मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता। बेटा, यकीन न करना तुम्हारी मर्जी है, पर वो पेड़ और उस पर रहने वाली आत्मा सच में खतरनाक है। बेवजह वहाँ मत जाना, खासकर रात के समय। चिंता मत कीजिए, मैं इन सब बातों पर भरोसा नहीं करता। वैसे भी मुझे कौन सा उस रास्ते से जाना है। विजय उनकी बात को हल्के में लेता है और अपने रास्ते चला जाता है। लेकिन गांव के लोग उसे अजीब निगाहों से देखते रहते हैं, जैसे उन्हें उसकी सुरक्षा की चिंता हो। धूप का समय है। धोबी विजय के इस्त्री के कपड़े पहुंचाने के लिए आया है। धोबी कपड़े देते हुए विजय से बातें कर रहा है। विजय गांव के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। तो चाचा, गांव में सब ठीक है ना? सुना है यहाँ कुछ अजीब अजीब किस्से चलते रहते हैं। अरे बेटा, गांव में किस्सों की कमी कहाँ होती है, लेकिन कुछ किस्से तो सच भी होते हैं। विजय थोड़ा मुस्कुराते हुए धोबी की बात को हल्के में ले लेता है। कौन से किस्से चाचा? भूत प्रेत वाले? धोबी का चेहरा थोड़ा गंभीर हो जाता है। हाँ बेटा, यहाँ के बरगद के पेड़ की कहानी। उस पेड़ के पास रात में कोई नहीं जाता, और जो गया वो कभी आज तक जिंदा लौट कर नहीं आया। विजय के चेहरे पर एक हल्की सी हंसी आ जाती है, मानो उसे मजाक लग रहा हो। चाचा, सच में आप भी इस पेड़ और भूत की कहानी में विश्वास करते हैं? भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। बेटा, तुम नए हो इसीलिए मजाक में ले रहे हो, लेकिन गांव में जिसने भी उस बरगद के पेड़ को रात में पार किया है उसे अपनी जान गंवानी पड़ी है। वो भूतनी राहगीरों को अपनी सुंदरता से फंसाती है और फिर उन्हें कभी लौटने नहीं देती। विजय इस बात को सुनकर हंसता है और मजाक उड़ाने के अंदाज में बोलता है, अरे चाचा, इस सब को सुनकर डरने से अच्छा है कि इस भूतनी से मिल लिया जाए। शायद उसकी भी कोई कहानी हो, कौन जानता है, उसे दोस्ती चाहिए हो। तो भी उसे गंभीरता से देखता है। विजय की लापरवाही उसे अजीब लगती है। बेटा, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, उस रास्ते पर जाने की गलती मत करना। दिन में भी लोग उस पेड़ के पास नहीं जाते, खासकर शाम के बाद तो वहाँ कोई अनजान भी नहीं भटकता। चाचा, मैं भूत प्रेत में यकीन नहीं रखता। मैं इस गांव में नई शुरुआत करने आया हूँ, डरने नहीं। और आप देखना, एक दिन उस बरगद के पेड़ के पास से निकलूंगा और कुछ भी नहीं होगा। धोबी अपनी चुप्पी से विजय की लापरवाही को लेकर चिंतित दिखता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। विजय हंसता हुआ अपने कपड़े उठाता है और चल देता है। ऑफिस का लंच टाइम। विजय और उसके कुछ साथी एक टेबल पर लंच कर रहे हैं। ऑफिस में बातचीत का माहौल है और लंच के दौरान हमेशा की तरह गांव के चर्चित किस्सों की बात शुरू हो जाती है। अरे यार, कल रात को फिर से वही चीखने की आवाजें आई। सुना है किसी ने बरगद के पेड़ के पास रात बिताने की कोशिश की थी और आज सुबह उसका कोई अता पता नहीं। हाँ, सुना मैंने भी है। ये बरगद के भूतनी वाली कहानी सच में डरावनी है। एक बार मेरे पड़ोस के लड़के को भी भूतनी ने अपनी चपेट में लिया था। वो बेचारा तो ठीक से बात भी नहीं कर पाता आज तक। विजय उनकी बातों को मजाक की तरह लेता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे भाई, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सब बस अफवाहें हैं। मुझे तो कभी कोई भूत नहीं मिला। सहकर्मी उसे समझाने की कोशिश करते हैं। अरे वजह, मजाक मत समझ। मैं उस भूतनी को खुद देख चुका हूँ। एक ग्रहण वाली रात थी और मुझे घर लौटने में देर हो गई थी। मैंने उसे अपने पीछे आते हुए देखा था
और उसकी लंबी सफेद साड़ी, काली जुल्फे और लाल आंखें। मैं तो जैसे तैसे भागकर बचा। विजय, और तुम यहाँ नए हो इसलिए शायद यकीन नहीं कर रहे हो, लेकिन इस भूतनी ने कई लोगों को मार डाला है। वो रात में राहगीरों को फंसाकर उन्हें खत्म कर देती है। विजय हंसते हुए उनकी बातों को अनसुना करता है और मजाक में बोलता है, अरे भाई, तो मुझे उस भूतनी से मिलवाओ ना, मुझे उससे मिलकर दोस्ती करनी है। अब मैं तो कहूंगा, आओ साथ में चाय पीते हैं, देखो मुझे कुछ नहीं होगा। सभी सहकर्मी विजय की लापरवाही पर चुप हो जाते हैं। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलकती है, लेकिन विजय को किसी बात की परवाह नहीं होती। विजय, ये मजाक नहीं है, वो हमने भी तुम्हारी तरह सोचा था, लेकिन जो लोग इस भूतनी को हल्के में लेते हैं उनकी हड्डियां भी नहीं मिलती। वो बेहद खतरनाक है। विजय उनकी बातों को हंसी में उड़ा देता है। अरे यार, भूतनी से मिलना तो मेरे लिए एक रोमांचक अनुभव होगा। देखो, मैं जब उससे मिलूंगा तो उसे हंसाऊंगा और कहूंगा, डराने की जगह क्यों नहीं दोस्ती करती। सभी सहकर्मी एक दूसरे की ओर चिंता भरी नजरों से देखते हैं, पर जानते हैं कि विजय नहीं मानेगा। वे उसे फिर भी चेतावनी देने की कोशिश करते हैं। ठीक है विजय, पर अगर कभी उस रास्ते से गुजरना पड़े तो कम से कम रात को मत जाना। अपनी जिंदगी का मजाक मत बनाओ, ये जगह सच में खतरनाक है। चिंता मत करो दोस्तों, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं उस भूतनी से मिलूंगा और उसे भी हंसने पर मजबूर कर दूंगा। सहकर्मी उसकी जिद और बेफिक्री पर निराश हो जाते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि विजय को समझाना मुश्किल है। विजय अपनी बात पर अडिग रहता है और सभी उसकी बेपरवाही पर सिर्फ सिर हिला देते हैं। रात का समय, विजय की वापसी। रात के लगभग 12:30 बजे हैं। विजय एक पास के गांव से कुछ खरीदारी कर लौटा है और फिल्म देखकर समय का अंदाजा ही नहीं हुआ। सुनसान रास्ते पर ठंडी हवा चल रही है और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ है। विजय अपनी बाइक पर आराम से सवार होकर गुनगुनाते हुए चल रहा है। आज की रात भी कितनी सुकून भरी है। सब लोग भूत प्रेत की कहानियां सुनाते रहते हैं, लेकिन मुझे देखो, मैं कितने मजे से इस रास्ते पर चल रहा हूँ। अचानक उसकी नजर एक लंबे पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ती है। उस पेड़ के नीचे उसे एक औरत दिखाई देती है। वो खूबसूरत साड़ी पहने खड़ी है और ऐसा लग रहा है जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। विजय चौंकता है और एक पल के लिए ठहर जाता है। अरे, वो इतनी रात में ये औरत यहाँ क्या कर रही है? वो किसी का इंतजार कर रही है। कहीं मुसीबत में तो नहीं है? उसके मन में औरत के बारे में जानने की उत्सुकता होती है और वो धीरे धीरे अपनी बाइक की रफ्तार कम कर लेता है। विजय अपनी बाइक औरत के पास रोकता है। वो धीरे से मुस्कुराते हुए औरत की तरफ देखता है, जो शांत और स्थिर मुद्रा में खड़ी है। विजय की जिज्ञासा और बढ़ जाती है और वो उससे बात करने का फैसला करता है। नमस्ते बहन जी, वो इतनी रात में यहाँ अकेले क्या कर रही है? कहीं आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही? वो औरत धीरे से मुस्कुराती है और उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभरती है। विजय को उसकी मुस्कान में कुछ रहस्यमयी प्रतीत होता है, लेकिन वो इसे नजरअंदाज कर देता है। हाँ, मैं दूसरे गांव में काम करती हूँ। आज देर हो गई तो बस छूट गई, इसीलिए यहीं रुक गई थी। सोचा कोई मददगार मिलेगा तो घर पहुंच जाऊंगी। ओह, ये तो परेशानी की बात है। अगर आपको कोई तकलीफ नहीं हो तो मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। इतनी रात में यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। अगर तुम इतना कह रहे हो तो क्यों नहीं। शुक्रिया, तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी। वो औरत धीमी मुस्कान के साथ विजय की बात मान लेती है और उसकी बाइक पर पीछे बैठ जाती है। विजय इस बात से खुश है कि उसकी मदद कर पा रहा है। बाइक शुरू होती है और विजय धीरे धीरे औरत से बातचीत शुरू करता है। आप आराम से बैठिए, रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है।
हो सकता है बाइक हिले डोले, पर चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। औरत धीरे से मुस्कुराती है। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा सुकून और रहस्य झलकता है। वो विजय की बात सुनकर कहती है, तुम फिक्र मत करो, अब मुझे रास्तों की आदत है, मैं ठीक हूँ, बस तुम चलते रहो। तो बहन जी, इस वक्त यात्रा करना कितना खतरनाक हो सकता है। आप अकेले क्यों निकली? क्या कोई और साधन नहीं था? मुझे कोई डर नहीं है, पर तुम जैसे लोग कितने अच्छे हैं जो मदद के लिए रुक जाते हैं। आजकल भला ऐसा कौन करता है? विजय उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है और खुद को अच्छा महसूस करता है। दोनों के बीच एक अजीब सी शांति छा जाती है, लेकिन विजय को ये एहसास नहीं होता कि ये उसकी मदद नहीं बल्कि उसकी किस्मत का खेल है। बहन जी, आपने बताया कि आप दूसरे गांव से लौट रही थी, तो घर में कौन कौन है? आपके माता पिता क्या करते हैं? विजय की आवाज में हल्की चिंता और दयालुता है। वो इस सवाल से औरत के बारे में और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है। औरत कुछ पल चुप रहती है, फिर उसकी आवाज में एक उदासी झलकती है। मेरे पिता बहुत बूढ़े हो गए हैं और उनका एक पैर हादसे में चला गया था। अब वो कोई काम नहीं कर सकते। घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही है। ये तो बहुत दुखद है। आपके पिता के साथ ऐसा हादसा हो जाना बहुत कठिन है। और आपकी माँ? मेरी माँ 2 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़ गई। उन्हें ट्यूबरकुलोसिस हो गया था और हम कुछ नहीं कर पाए। मुझे सच में बहुत दुख है। आपको अकेले इतना संघर्ष करना पड़ा है, लेकिन आप बहुत मजबूत हो। आपके माता पिता और आपकी माँ के बारे में सुनकर दिल टूट जाता है। हाँ, ये सब बहुत मुश्किल था, लेकिन जीवन में कुछ चीजें हमें मजबूर कर देती हैं, है ना? विजय उसकी स्थिति को समझने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ये भी महसूस हो रहा है कि वो इस औरत के बारे में कुछ और जानना चाहता है। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, लेकिन वो इसे नजरअंदाज कर देता है और चुपचाप बाइक चलाता रहता है। विजय और औरत का सफर गांव की ओर। रात का अंधेरा गहराता जा रहा है। विजय बाइक चलाते हुए औरत को उसके गांव की ओर ले जा रहा है। सन्नाटा हर तरफ फैला हुआ है, केवल बाइक की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। वे गांव के बाहर एक सुनसान इलाके में पहुंचते हैं, जहां एक पुराना उजाड़ सा घर दिखाई देता है। घर के आसपास कोई बिजली नहीं है, केवल चांद की हल्की रोशनी में घर का खंडहर नुमा आकार उभरता है। ये आपका घर है? यहाँ तो चारों तरफ सन्नाटा है और घर भी काफी पुराना लगता है। क्या आप यहीं रहती है? विजय की आवाज में हल्का संदेह है। वो घर की ओर देखता है, जो उसे डरावना और वीरान लगता है। औरत चुपचाप मुस्कुराती है और बाइक से उतर जाती है। हाँ, यही मेरा घर है। यहाँ मैं अपने पिता के साथ रहती हूँ। तुमने इतनी दूर लिफ्ट दी, इसके लिए शुक्रिया। मेरा मतलब, यहाँ पर बिजली भी नहीं है और इतनी वीरान जगह में अकेले कैसे रहते हैं आप लोग? हम इस जगह के आदी हो गए हैं। तुम्हें आदत नहीं है, इसीलिए डरावना लग रहा है। विजय धीरे धीरे बाइक से उतरता है और चारों ओर का मुआयना करता है। उसे घबराहट महसूस हो रही है, लेकिन वो इसे जाहिर नहीं करना चाहता। औरत की रहस्यमयी बातें उसे और बेचैन कर देती हैं। क्या तुम एक काम कर सकते हो? क्या तुम जाकर मेरे पिताजी को बता सकते हो कि मैं आ गई हूँ? लेकिन आप खुद क्यों नहीं जा रही अंदर? और अपने पिताजी को बताने में क्या दिक्कत है? देखो, मैं देर से आई हूँ। पिताजी गुस्से वाले हैं और शायद मुझसे नाराज हूँ। मुझे डर है कि वो मुझे अंदर आने नहीं देंगे। अगर तुम जाओ और उनसे बात करो तो वो शायद तुम्हारी बात मान लेंगे। विजय को औरत के कहने पर कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन उसकी दयालुता के कारण वो उसकी बात मान लेता है। विजय घर के दरवाजे की ओर बढ़ता है,
घर की ओर जाते हुए उसे हल्की ठंडक महसूस होती है और घर की खामोशी उसके मन में एक अजीब सा डर पैदा करती है। जैसे ही वो मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ता है, उसके साथ बैठी सुंदर महिला अचानक गायब हो जाती है। चारों तरफ गहरा सन्नाटा है। विजय घबराहट में चारों ओर देखता है, फिर हिम्मत जुटाकर दरवाजे पर दस्तक देता है। कुछ देर बाद भीतर से धीमे धीमे कदमों की आवाज सुनाई देती है। दरवाजा खुलता है और एक बूढ़ा आदमी थकी हुई आंखों और झुर्रियों भरे चेहरे के साथ दरवाजे पर आता है। इतनी रात को कौन है वहाँ? क्या काम है? नमस्ते अंकल, मैं विजय हूँ। मैं आपकी बेटी को यहाँ छोड़ने आया हूँ। उसने मुझसे कहा कि मैं आपको बता दूं कि वो बाहर आ गई है। बूढ़ा आदमी कुछ क्षण तक विजय को घूरता रहता है। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी और दर्द दिखाई देता है। वो एक ठंडी आह भरता है और विजय को अजीब नजरों से देखता है। तो वो तुम्हें भी अपने साथ यहाँ ले ही आई। आओ बेटा, अंदर आओ। बाहर बहुत ठंड है, थके हुए लग रहे हो। बैठो और मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। विजय थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कुर्सी पर बैठता है। बूढ़ा आदमी उसे एक गिलास पानी लाकर देता है। विजय धीरे धीरे पानी पीता है और उसके मन में कई सवाल उमड़ रहे हैं। अंकल, आपकी बेटी बाहर खड़ी है, क्या मैं उसे अंदर ले आऊं? वो कह रही थी कि आप शायद गुस्से में हैं। बेटा, थोड़ा आराम से बैठो। शायद तुम बहुत थके हुए हो। तुम्हारे सफर ने तुम्हें परेशान कर दिया है। तुम सच में मेरी बेटी को देख पाए, बेटा? विजय के माथे पर पसीना आ जाता है। वो समझ नहीं पाता कि बूढ़े आदमी की बातों का क्या मतलब है। उसके भीतर डर और जिज्ञासा का मिश्रण है। क्या मतलब? हाँ, मैंने आपकी बेटी को देखा। उसने कहा कि वो आपसे मिलने आई है, लेकिन आप ये क्या कह रहे हैं? बेटा, मेरी बेटी की आत्मा पिछले 3 सालों से इसी रास्ते पर भटक रही है। हर रात वो किसी न किसी अजनबी को यहाँ खींच लाती है, लेकिन वो खुद कभी इस घर में कदम नहीं रख सकती। विजय की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसे यकीन नहीं होता कि उसने जो सुना वो सच है। उसका मन अविश्वास और भय से भर जाता है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वो तो मेरे साथ थी, मैंने उससे बातें की। वो असली थी। हाँ, उसके स्पर्श में अब भी जीवन का एहसास है, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वो अभी भी इस संसार में अटकी हुई है, एक अधूरी चाहत और अपूर्ण जीवन के साथ। अगले दिन सुबह विजय धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखों में अब भी पिछली रात का खौफ झलकता है। वो एक पल के लिए अचंभे में चारों ओर देखता है। वो उस घर के एक छोटे कमरे में है, जहां हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही है। बगल में बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है, जो विजय को ध्यान से देख रहा है। मैं यहाँ कैसे पहुंचा? कल रात क्या हुआ था? वो औरत, क्या वो सच में भूत थी? हाँ बेटा, वो मेरी बेटी की आत्मा है। उसकी मौत के बाद से ही वो इसी रास्ते पर भटकती रहती है। विजय का चेहरा डर और जिज्ञासा से भर जाता है। वो समझ नहीं पाता कि उसकी जिंदगी में ये सब कैसे घटित हो गया। लेकिन उसने मुझे नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? उसने मुझे क्यों जाने दिया? बेटा, तुम तीसरे इंसान हो जो इस घर तक पहुंच पाए हो। इससे पहले जो लोग यहाँ आए वे कभी लौट कर नहीं गए। वो उन्हें मार डालती है क्योंकि उनके इरादे अच्छे नहीं थे। विजय चौंक कर बूढ़े आदमी की बात सुनता है। उसके चेहरे पर उलझन का भाव है। तो फिर उसने मुझे क्यों नहीं मारा?
शायद इसीलिए क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम्हारे दिल में बुराई नहीं है। मेरी बेटी की आत्मा केवल उन्हीं लोगों को नुकसान पहुंचाती है जिनके इरादे गलत होते हैं। तुम्हारे भीतर का सच्चा और नेक दिल ही तुम्हारी ढाल बन गया। विजय की आंखों में एक नई समझ और राहत का भाव उभरता है। उसे एहसास होता है कि उसकी ईमानदारी और नेक इरादों ने उसकी जान बचाई। शायद इसीलिए उसने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं तो बस उसे घर छोड़ने की सोच रहा था। मुझे उस पर दया आ रही थी। यही वजह थी कि मैं रुका। हाँ बेटा, कुछ आत्माओं को शांति तब मिलती है जब वे नेक दिल इंसानों से मिलती हैं। और तुमने उसकी मदद करने की कोशिश की बिना किसी स्वार्थ के। यही वजह है कि उसने तुम्हें छोड़ दिया। अंकल, आपकी बेटी को जो भी दुख है, मुझे उम्मीद है कि उसे एक दिन शांति मिलेगी। मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। बस इसी नेक इरादे के साथ जा बेटा, और अपना ख्याल रखना। हमेशा अपना दिल सच्चा और इरादे नेक रखना। यही तेरा असली सुरक्षा कवच है।